Good morning students. Today our topic is class 12th history subject part first chapter number 10 उपनिवेशवाद व देहात। तो आज इस चैप्टर में हम इस चैप्टर की समरी करने वाले हैं, अध्याय का जो सारांश है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कल इस चैप्टर में हमने कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड जो कीवर्ड्स थे वो प्लस इसकी जो टाइम लाइन थी उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम इस चैप्टर में इसका सारांश करने वाले हैं, चैप्टर की समरी करने वाले हैं। तो इस अध्याय का जो संबंध है वो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के उन प्रभावों से जो भारत में गांव पर पड़े। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश राज के कारण देहाती समाज की परंपरा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। कुछ लोग धनवान और कुछ गरीब हो गए। बहुत से लोगों के हाथों से गुजर बसर के साधन तक भी छीन गए थे। राजस्व की ऊंची दर निर्धारित करने से किसानों के जीवन पर काफ़ी बुरा असर हुआ। वे साहूकारी के जाल में फंसते गए। अन्यायपूर्ण सरकारी कानूनों के प्रति किसानों की प्रतिक्रिया विद्रोह के रूप में हुई। इस अध्याय में बंगाल तथा बम्बई दक्कन के देहात में हुए परिवर्तनों को ही अध्ययन का आधार बनाया गया। सबसे पहले हम इसमें 1973 के बारे में बात करेंगे कि जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की नई प्रणाली को अपनाया, जिसे हम जमींदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तीमारी प्रथा कहा गया था। यह प्रणाली बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बनारस के उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। इस व्यवस्था से सरकार की आय निश्चित हो गई और प्रशासन व व्यापार दोनों को नियमित करने में लाभ हुआ था। परंतु ये बंगाल की अर्थव्यवस्था से सरकार की आय निश्चित हो गई और प्रशासन व व्यापार दोनों को नियमित करने में लाभ हुआ, परंतु यह बंगाल की व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकी। कालांतर में यह प्रणाली कंपनी के लिए भी आर्थिक तौर पर घाटे की सिद्ध हुई। साथ ही इसमें रैयत को जमींदारी की दया पर छोड़ दिया गया था। उनके हितों की पूरी तरह उपेक्षा की गई। शीघ्र ही कंपनी अधिकारियों को इसमें एक आर्थिक बुराई और भी नजर आने लगी। इस व्यवस्था में समय समय पर भूमि कर में वृद्धि को अधिकार के पास नहीं था। प्रारंभ में स्थायी बंदोबस्त जमींदार के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुई और बहुत से जमींदार सरकार को निर्धारित भूमि कर को भुगतान समय पर नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप उन्हें उनकी जमींदारी से वंचित कर दिया गया। असमकालीन स्रोतों से यहाँ पे ज्ञात है कि बर्दवान के राजा जो शक्तिशाली जमींदार की जमींदारी में अनेक महल सार्वजनिक तौर पर नीलाम किए गए थे। ध्यान रहे, ये जमींदार अपनी जमींदारियों को बचाने के लिए तरह तरह की तिकड़मबाजी भी लगाते थे। इट मीन्स बहुत सारे उपाय भी करते थे। इस तरह के चलते गाँव के संपन्न किसान समूह और जोतदारों को शक्तिशाली होने का अवसर मिला। नेक्स्ट हो गया वो हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल में जिस अवधि के परिवर्तनों पर हम विचार करेंगे उसका एक प्रमुख समकालीन स्रोत 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट है। यह 5वीं रिपोर्ट के नाम से जानी गई। इसमें 1002 पृष्ठ हैं, जिनमें से 800 से अधिक पृष्ठों में परिशिष्ट लगाए गए थे। इन परिशिष्टों में भू राजस्व से संबंधित आंकड़ों की तालिकाएं, अधिकारियों की बंगाल व मद्रास में राजस्व व न्यायिक प्रशासन पर लिखी गई टिप्पणियां, जिला कलेक्टरों की अपनी अधीन भू राजस्व व्यवस्था पर रिपोर्ट तथा जमींदार एवं रैयतों के आवेदन पत्रों को शामिल किया गया था। ये साक्ष्य इतिहास लेखन के लिए बहुमूल्य हैं, लेकिन यह कोई निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं कही जा सकती। इसका अध्ययन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। जो प्रवर समिति के सदस्य इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले थे, उन्हें प्रमुख उद्देश्य कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करना था। राजस्व प्रशासन की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया था। इस अध्याय के एक भाग में पहाड़ी और संथालों के जीवन पर पड़े प्रभावों को बहुत ही गंभीरता से वर्णित किया गया। राजमहल की पहाड़ियों को इर्द गिर्द रहने वाले पहाड़ी लोगों की खेती को तो अभी कुदाल पर आधारित ही थी।
जबकि गुंजरिया पहाड़ियों की तलछटी में रहने वाले संथाल हल्की खेती यानी कि स्थायी कृषि सीख रहे थे। अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए पहाड़ी और संथालों के जीवन पर हस्तक्षेप करके उनके परंपरागत जीवन को बदल दिया था। फिर पहाड़ी और संथालों की प्रक्रियाएं काफ़ी तीखी हुई। 1855 to 56 नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। में तो संथालों का आक्रोश एक ज़बरदस्त सशस्त्र विद्रोह के रूप में फूट पड़ा था। जून को यहाँ पे भगनेटिड गांव में लगभग 400 आदिवासी गांव से करीब 6000 आदिवासी प्रतिनिधियों के साथ सभा हुई, जिसमें एक स्वर में खुले विद्रोह का आह्वान किया गया। विद्रोह के नेता सीधो, कान्हू, चांद और भैरव थे। ये 4 भाई थे। सीधो ने स्वयं को देवी पुरुष बताया। संथालों ने भगवान ठाकुर का अवतार घोषित किया। संथालों को विश्वास था कि भगवान उनके साथ हैं। ये नेता हाथी, घोड़ा और पालकी पर चलते थे। गांव-गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकालकर विद्रोह का आह्वान किया गया था। एक अनुमान के अनुसार लगभग 60,000 सशस्त्र संथाल संगठित हो गए थे। उन्होंने महाजनों, जमींदारों के घरों को जला दिया, जमकर लूटपाट की तथा उन बही खातों को बर्बाद कर दिया जिनके कारण वे गुलाम हो गए थे। क्योंकि अक्सर सरकार महाजनों और जमींदारों के पक्ष ले रही थी, अतः संथालों ने सरकारी कार्यालयों, पुलिस कर्मचारियों पर हमले किए, थानों में आग लगा दी। भागलपुर और राजमहल के बीच सड़क, तार और डाक की सेवा को तहस नहस कर दिया था। विद्रोहियों को कुचलने के लिए सेना के कत्ल आम मचा दिया था। गांव के गांव जलाकर राख कर दिए थे। निसंदेह संथालों ने वीरतापूर्वक अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, परंतु सीधे तीर धनुष और छापामार युद्ध के सहारे तोपों और गोलियों के सामने अधिक समय तक नहीं टिक सके। लगभग 15,000 संथाल मारे गए। 1855 ईस्वी में सीधो को पकड़कर मार डाला गया। 1856 में कान्हू को भी पकड़ लिया गया था। अब आती है 1857 का, यहाँ पे दक्कन का विद्रोह हुआ था। तो ये विद्रोह 12 मई 1875 को महाराष्ट्र के एक बड़े गांव सूफा से शुरू हुआ था। 2 महीने के अंदर यह पूना और अहमदनगर के दूसरे बहुत से गांवों में फैल गया था। 100 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तथा 65 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण के बीच लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया था। हर जगह गुजराती और मारवाड़ी महाजनों और साहूकारों पर आक्रमण हुए और साहूकारों ने बही खाते और ऋण पत्र देने के विरोध में उन्हें मारा पीटा भी। उनके घरों को भी जला दिया। इनके अलावा अनाज की दुकानें भी लूट ली गई थी। ये विद्रोह मात्र अनाज के लिए दंगा नहीं था, किसानों का निसाफ साफ तौर पर कानूनी दस्तावेज थे। नेक्स्ट होगा हमारा ऋण प्राप्ति का। ऋण प्राप्ति और उसकी वापसी दोनों ही दक्कन के किसानों के लिए एक जटिल प्रक्रिया थी। परंपरागत जो साहूकार थे वो कारोबार में कानूनी दस्तावेज को इतना झंझट नहीं था। जुबान और वादा ही पर्याप्त था, क्योंकि किसी सौदे के लिए परस्पर सामाजिक दबाव रहता है। ब्रिटिश अधिकारी वर्ग बिना विधि सम्मत अनुबंधों को संदेश की दृष्टि से देखते थे। जुबानी लेन देन कानूनों के दायरे में कोई महत्व नहीं रखता था, जबकि परंपरागत प्रणाली में गांव की पंचायत अधिक महत्व देती थी। कर्ज में डूबे किसान को जब उधार की जरूरत पड़ती थी तो वो केवल एक ही तरीके से संभव हो पाता था कि वह जमीन, गाड़ी, हल, बैल ऋणदाता को दे दे और फिर जीवन के लिए उसे कुछ न कुछ साधन चाहिए। अतः वह इन साधनों को साहूकार से किराए पर लेता था, जो वास्तव में उनके अपने ही होते थे। तो आज के लिए हमारा इतना होगा, जो इस चैप्टर की पूरी समरी है। इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे नेक्स्ट डे से वो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।